आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोविक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। दोस्तों, आज लेके आया हूं आप सबके लिए बैक टू बैक हमारे उत्तर प्रदेश की ऐसी 3 दिल दहलाने वाली कहानियां जो आपको उन रास्तों पे ना जाने के लिए मजबूर कर देंगी। जी हां, ना जाने के लिए कि आप अपना रास्ता ही बदल देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, एक टैक्सी ड्राइवर की आप बीती से। ये कहानी मुझे किसी ने लिख नहीं भेजी है बल्कि सुनाई है, और ये कहानी है सोनू यादव जी की, जिनकी टैक्सी में हाल ही में मैं लखनऊ से अपने शहर आया था। यूं तो आप सबने कई सारे ट्रक ड्राइवर्स की आप बीती या हॉरर स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज हम जानेंगे कि ये आत्माएं या प्रेतों का सामना किसी भी आम इंसान के साथ भी हो सकता है, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ भी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी सोनू यादव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कुछ महीनों पहले की है। उस रात मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे एक सवारी को छोड़ के वापस अपने घर संडीला जा रहा था। मूसलाधार बारिश के बीच मैं अपनी टैक्सी में चला जा रहा था। गाड़ी की हेडलाइट के सहारे मैं हाईवे पे टैक्सी दौड़ाई जा रहा था और रात के करीब 2:30 बज चुके थे और मैं कई घंटों की ड्राइविंग से थक चुका था। मुझे याद है कि मैं रहीमाबाद के थोड़ा आगे बढ़ा ही हूँगा कि तभी मुझे सड़क के किनारे एक आदमी लिफ्ट लेने के लिए अपने हाथ को थोड़ा बाहर निकाल लिफ्ट लेने का ट्राई कर रहा था। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। इतनी तेज बारिश और रात के उस टाइम किसी भी अनजान को लिफ्ट देना मेरी आदत नहीं थी, लेकिन पता नहीं उस रात मुझे क्या हुआ कि मैंने अपनी गाड़ी धीमी कर ली, बिना ये सोचे कि आगे चल के मुझे इसका एक भयानक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उस आदमी के पास मैंने टैक्सी रोक के पीछे वाली सीट का दरवाजा अंदर से खोल दिया। वो आदमी तुरंत ही टैक्सी के अंदर बैठ गया। मुझे अच्छे से याद है कि जब वो मेरी टैक्सी में बैठा था, एक अजीब सी बदबू टैक्सी के अंदर फैल गई थी, मानो किसी सड़े हुए मांस की हो। खैर, अब लिफ्ट दे ही दी थी तो शिकायत करना मैंने ठीक नहीं समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस आदमी ने पीछे की सीट पे बैठते हुए बोला। मुझे तो लगा था कि आज रात मेरी रोड पर ऐसे ही भीगते हुए निकल जाएगी। मैंने टैक्सी वापस हाईवे पर दौड़ाते हुए उससे कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि इतनी बारिश में आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इंसानियत के नाते आपको लिफ्ट दे दी। वैसे आपको जाना किधर है? तिलियान कल तक, यहां से कुछ 9 किलोमीटर आगे ही है। उसने थोड़ा झिझकते हुए मेरे सवाल का जवाब दिया। ये सुन मैंने थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे वो तो रास्ते पे ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। ऐसे सुनसान हाईवे पर अकेले होने और भीगने के बावजूद उसकी आवाज में काफी ठहराव था और मासूमियत भी। मैंने रियर व्यू मिरर से उस पे नजर डाली तो कि जैसा मैंने पहले सोचा था या उसकी आवाज से पता चल रहा था, वो उसके उलट था। उसकी उम्र शायद 35 से 40 के बीच होगी या शायद 30 साल का होगा। गोल चेहरा और कुछ अजीब सी बड़ी बड़ी लेकिन पैनी नजरें। मेरी नजर जैसे उससे मिली तो मैंने उसको अपना नाम बताया। मेरा नाम सोनू है, सोनू यादव। मनोहर, उसने अपना नाम बताया। काफी देर तक हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। टैक्सी पे गिरती तेज बारिश और विंडशील्ड पे चलते हुए वाइपर की आवाज ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। मैं रोड को देखते हुए टैक्सी ध्यान से चला रहा था, लेकिन रह रह के मेरी नजरें मनोहर को देखने के लिए रियर व्यू मिरर पे जा टिकती थी।
उसको देख के ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर मैं बस टैक्सी हाईवे पर दौड़ाए चला जा रहा था। तो इतनी रात गए इस तेज बारिश में इस हाईवे पे कहां से आ गए आप? मैंने हमारे बीच की खामोशी को तोड़ते हुए उससे पूछा। मनोहर ने बेहद ही सर्द लहजे में कहा, कभी कभी आप किसी से बचने के लिए और कहीं पहुंचने के लिए बिना ये जाने के दिन है या काली रात का अंधेरा निकल पड़ते हैं एक ऐसे सफर पे जिसका अंत होने के बावजूद वो अनंत हो जाता है। उसकी बात सुन के मैंने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया, लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी बारिश में कौन बीच हाईवे पे लिफ्ट मांगता फिरता है। और आप इतनी बारिश में, वो भी इतनी रात में, कहां जा रहे थे? मनोहर ने मुझसे सवाल किया। मैं अपने एक कस्टमर को लखनऊ एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था और वहीं से वापस आ रहा हूं। पहले तो सोचा कि वापसी की कोई सवारी मिल जाएगी, लेकिन कम ही लोग एयरपोर्ट से इधर आते हैं। मैंने उसके सवाल का जवाब दिया और वापस रोड को ध्यान से देखते हुए टैक्सी चलाने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि बारिश हर एक पल के साथ तेज होती जा रही हो। मैं लगभग स्टीयरिंग के आगे झुक के रोड को ध्यान से देखते हुए टैक्सी चला रहा था कि कहीं कोई जानवर या कोई और गाड़ी के सामने ना आ जाए। कुछ 2 या 3 मिनट ही बीते होंगे। थकान के कारण मुझे नींद सी आ रही थी, तो मैंने रियर व्यू मिरर देखते हुए मनोहर से बात करनी चाहिए, तो जो मैंने देखा उसको देख मेरी जान हालत में ही अटक के रह गई और मैंने पूरी ताकत से टैक्सी के ब्रेक लगा दिए। टैक्सी के पीछे वाली सीट पे कोई था ही नहीं, पूरी तरह खाली पड़ी थी टैक्सी। मेरा दिमाग चकरा गया और अभी तक जो मुझे नींद आ रही थी वो अब मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। अभी तक मैं क्या कोई सपना देख रहा था? क्या मैं इतना थक गया हूं कि जो है नहीं मुझे वो दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पीछे वाली सीट गीली थी और मनोहर के शरीर से जो सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी वो अभी तक टैक्सी के अंदर थी। मैंने टैक्सी को हाईवे के साइड में लगाया और अंदर की लाइट ऑन करके गाड़ी को अंदर से बाहर पूरी तरफ से चेक किया, लेकिन मनोहर का नामो निशान तक ना मिला। काफी देर तक मैं टैक्सी के अंदर बैठा यही सोचता रहा कि पिछले 10 मिनट में जो हुआ वो सच था या कोई छलावा। कोई आदमी चलती गाड़ी से नहीं कूद सकता और अगर कूदता भी तो आवाज आती, लेकिन कोई ऐसे कूदेगा भी क्यों? मैंने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करते हुए एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि इतनी थकान की वजह से शायद मेरी आंख लग गई होगी और सपने में मैंने ये सब देखा और महसूस किया। मैंने ऑनलाइन एक वीडियो में देखा था कि अगर सही से नींद ना ली जाए और कई दिनों की थकान की वजह से आपका दिमाग आपके साथ ही खेल खेलता है। मैंने सब कुछ एक सपना समझ के वापस गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और एक बार फिर से पीछे की सीट पे पलट के देखा, लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसने एक बात को पक्का कर दिया था कि जो मेरे साथ अभी तक हुआ वो झूठ नहीं था और ना ही मनोहर। पीछे वाली सीट के ऊपरी हिस्से में मिट्टी से बना एक हाथ का छाप था। ये देख मेरे सर से पांव तक एक बिजली सी दौड़ गई। मैं समझ गया कि ना मुझे नींद आई थी और ना वो कोई छलावा या मेरे मन का वहम था। मनोहर असलियत में था। मैंने बिना किसी देर के एक्सीलेटर पे पैर रख के फुल स्पीड में टैक्सी को दौड़ाना शुरू कर दिया। वो जो भी कुछ था मुझे उससे और उस जगह से जितनी जल्दी हो सकता था निकलना था। मेरा दिमाग उस एक सवाल का जवाब लगातार ढूंढ रहा था कि मनोहर चलती गाड़ी से आखिर गया तो गया कहां।
मुझे रह रह के ये महसूस हो रहा था कि गाड़ी के अंदर मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूं। जैसे जैसे गाड़ी दौड़ती जा रही थी, उसके साथ साथ गुजरने वाला हर एक पेड़, बिजली के खंभे की परछाई मुझे ऐसी लग रही थी मानो कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैं रह रह के व्यू मिरर से पीछे वाली सीट को देखते जा रहा था कि वहां कोई बैठा तो नहीं है। हाईवे पे वो बिताए हुए कुछ मिनट मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे मैं ना जाने कितने घंटों से गाड़ी चला रहा हूं। आगे थोड़ी दूरी पे मैंने कुछ लाइट चमकती हुई देखी। वो एक पेट्रोल पंप था। मैंने फौरन ही टैक्सी पेट्रोल पंप के अंदर लगा दी। गाड़ी खड़ी कर काफी देर तक उसके अंदर ही बैठा मैं सोचता रहा कि क्या करूं। पुलिस को फोन मिला के घटना की जानकारी दूं या फिर कुछ और। लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसको जान के पुलिस वाले क्या, कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पे खटखटाया, जिसे सुन के मैं चौंक पड़ा। मैंने अपनी दाईं तरफ देखा। शीशे की दूसरी तरफ एक 60-65 साल का बुढ़ा आदमी खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और अपनी घबराहट को छिपाते हुए उससे पूछा, क्या चाहिए आपको? उस बूढ़े आदमी ने मुझे ध्यान से देखते हुए पूछा, इतनी रात में और इतनी भारी बारिश में कहां जा रहे हो और ये चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है तुम्हारी? मैंने टैक्सी का इंजन ऑफ किया और बाहर उतर आया। कुछ देर तक सोचने के बाद हिम्मत करते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आपको शायद मेरी बात अटपटी लगी, लेकिन क्या आपने यहां किसी 30 से 35 साल के आदमी को देखा है? ये सुन उस पेट्रोल पंप वाले ने मुझे घूरते हुए बोला, तुम पहले आदमी हो जो पिछले 4 घंटे में यहां आए हो। सब ठीक तो है ना? मैंने झिझकते हुए उससे कहा, दरअसल करीब 20-25 मिनट पहले मैं यहीं 15 किलोमीटर पीछे हाईवे पे एक 30 से 35 साल के आदमी को लिफ्ट दी थी। उसने मुझे अपना नाम मनोहर बताया था। कुछ देर तो वो मेरी टैक्सी के पीछे वाली सीट पे ही था, लेकिन अचानक से वो चलती गाड़ी से कहीं गायब हो गया। मुझे लगा कि मेरी बात सुन वो पेट्रोल पंप वाला मुझ पे हंसेगा, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। वो बात सुन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अपनी नजरें आसपास दौड़ाते हुए उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने उसको रहीमाबाद के थोड़ा आगे लिफ्ट दी थी? ये सुन मैंने अपना सर हाँ में हिलाया। मेरे पूरे शरीर में कपकपी छूटने लगी थी। उस पेट्रोल पंप वाले ने मेरे करीब आके लगभग फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, तुम पहले नहीं जिसने उसको लिफ्ट दी। ये पिछले 15 सालों से उस रोड पे चल रहा है, और वो भी सिर्फ जिस रात बारिश होती है। क्या कह रहे हैं आप? ये सुन मेरी नसों में बहता खून सफेद सा पड़ गया और डरते हुए उससे पूछा। उसने फिर से आसपास ध्यान से देखा और बोलना शुरू किया, आज से करीब 15 साल पहले ऐसी ही काली रात और तेज बारिश के बीच एक 30-32 साल के उम्र का आदमी रहीमाबाद हाईवे पे अपने घर जाने के लिए भीगते हुए किसी गाड़ी से लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा था। एक गाड़ी तेज बारिश होने के बावजूद अपनी पूरी रफ्तार में दौड़े जा रही थी। वो आदमी लिफ्ट लेने के लिए हाईवे रोड के लगभग बीचों बीच आ गया था, और जब तक उस गाड़ी के ड्राइवर की उस पर नजर पड़ती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो गाड़ी उसको कुचलते हुए निकल गई। जब तक ड्राइवर को समझ आया कि उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है, तो पहले तो उसने अपनी गाड़ी रोक नीचे उतर के उस आदमी के करीब गया। मनोहर की सांसें अभी भी चल रही थी। सर से काफी खून बह रहा था उसके। डर से कराहते हुए मनोहर ने उस ड्राइवर से मदद करने को कहा तो वो ड्राइवर उसको वहीं पर मरता हुआ छोड़ भाग गया।
उस दौरान कई गाड़ियां वहां से गुजरी, लेकिन किसी ने भी उस बेचारे की मदद नहीं की और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी उसी रोड पे मौत हो गई। ये सुन मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, मानो मेरे शरीर से एक झटके में किसी ने खून निकाल निचोड़ दिया हो। लेकिन वो मेरी गाड़ी में ही था। मैंने अपने थूक को गले से नीचे खटकते हुए उससे कहा। कई ड्राइवरों से पता चला कि किसी से उसने बात की और किसी से नहीं, लेकिन कोई भी हो वो बीच रास्ते में चलती गाड़ी में से गायब हो जाता है। ये सुन मैं लगभग बेहोश सा हो गया और गाड़ी का सहारा लेते हुए अपने साथ जो हुआ उसको झुठलाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती। मैं बस थका हुआ हूं, जिसकी वजह से मैं ये सब उल्टी सीधी चीजें देख रहा हूं। देखो बेटा, वो बूढ़ा आदमी मुझसे नर्म लहजे में बोला, तुम थोड़ी देर यहीं पे रुक के आराम कर लो। मैं तुमको चाय बना के पिलाता हूं। तुमको जब अच्छा महसूस हो तब तुम अपने घर को निकल जाना। मैंने उसकी बात पे हामी भरी और उसके पीछे पीछे पेट्रोल पंप के साइड में बने एक छोटे से टीन के स्टॉल पे चला गया। बूढ़े आदमी ने चाय बना के एक गिलास मुझे पकड़ाया और दूसरे गिलास से चाय का एक घूंट पीते हुए मुझसे बोला, तुम बेकार में इतना परेशान हो रहे हो। जहां तक मैं जानता हूं उस आत्मा ने आज तक किसी को कुछ नहीं किया। तुम थोड़ी देर यहीं आराम कर लो और सुबह अपने घर को निकल जाना। भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हुआ। मैं चाय पीते पीते यही सोच रहा था कि कितनी आसानी से उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कह दिया कि भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन मैं जानता था मैं मनोहर की शक्ल नहीं भूल सकता। उसकी वो आवाज और तीखी नजरें मेरे दिमाग में छप सी गई थी। मैंने करीब 1.5 घंटे उसी पेट्रोल पंप पे रुक अपना समय काटा और सुबह होते ही उस बूढ़े पेट्रोल पंप के कर्मचारी को शुक्रिया कह अपनी टैक्सी स्टार्ट कर वापस हाईवे पे आ गया। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी और सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थी। मैंने एक बार फिर से रियर व्यू मिरर से टैक्सी के पीछे नजर दौड़ाई तो मेरी जान मेरे हलक में एक बार फिर से अटक के रह गई। पीछे की सीट पे कोई बैठा हुआ था। मैंने गाड़ी को तुरंत रोड की साइड पे लगाया और पीछे पलट के देखा तो पाया कि सीट पे मेरी विंड चीटर ऐसे रखी थी मानो कोई वहां पे बैठा हुआ हो। मैंने खुद पे हंसते हुए वापस से टैक्सी का इंजन स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचने पर मैंने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदलने के बाद खुद के लिए चाय बनाई और खुद से ही सवाल करने लगा, क्या वो सच था? क्या मनोहर सच में था? क्या उसकी आत्मा सच में बारिशों की रातों में लोगों से लिफ्ट मांगती है? क्या मनोहर आज भी अपने घर जाने का उस हाईवे पर इंतजार कर रहा है? शायद एक ना एक दिन कोई ड्राइवर उसको लिफ्ट देगा और शायद मनोहर अपने घर पहुंच जाएगा। चाय पीने के बाद मैं सोने के लिए अपने बिस्तर में जा लेटा। सच बताऊं तो अभी भी मनोहर की शक्ल मेरे सामने घूमती है। एक बात तो मैंने सोच ली थी कि कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, मैं कभी भी किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा। तो ये थी सोनू यादव जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर, जो लिख भेजी है पिंटू भाई जी ने, जो कानपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव पथरेटा में रहते हैं। हालांकि पिंटू अभी गुजरात में रहते हैं और जो घटना उनके और उनके दोस्त के साथ घटी वो आज से करीब 5 साल पहले घटी थी। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्ते सभी लिसनर्स को। विश्वास भैया को मैं करीब 6 सालों से जानता हूं और उन्हीं के अंडर काम करता था।
मुझे बेहद खुशी हुई ये जान के कि भैया हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, तो मैंने भी अपनी कहानी उनको लिख भेजी। बात आज से 5 साल पहले की है। हमारे गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर बरीपाल गांव में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। बताता चलूं, हमारे इधर गांव में ऑर्केस्ट्रा में बहुत नाच गाना होता है और आस पड़ोस से सभी मर्द और लड़कों के लिए ये सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन होता है। मैं और मेरे गांव में रहने वाला मेरा दोस्त मुन्ना, हमने अपने अपने घर के काम खत्म करके ऑर्केस्ट्रा देखने बरीपाल शाम करीब 4 बजे निकल गए। बरीपाल पहुंचने में हमको काफी देर हो गई और करीब शाम 7 बजे हम ऑर्केस्ट्रा वाली जगह पे पहुंचे। वहां हमने बहुत मजे किए और वहां चाउमीन, बर्गर और जम के कोल्ड ड्रिंक पी। ऑर्केस्ट्रा से निकलते निकलते रात के करीब 11:30 बज गए थे। नवंबर महीने की ठंड में हम अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाए चले जा रहे थे। हर तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटे के साथ केवल झींगरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऑर्केस्ट्रा के लिए निकलने से पहले मेरे चाचा ने मुझसे कहा था कि रात में वहीं रिश्तेदार के घर रुक जाना, क्योंकि रात को रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे साथ मुन्ना भी तो है, तो किस बात का डर। यही सोच के हम धीरे धीरे उस चांदनी रात में चले जा रहे थे। मुझे रह रह के डर भी लग रहा था और खुद की किस्मत को कोस रहा था कि हम बरीपाल में क्यों नहीं रहते हैं, जहां पतरेटा से ज्यादा सुविधाएं हैं। मुन्ना ने मेरे डर को भांप लिया और मुझे हौसला देते हुए अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाल मुझे दिखाते हुए बोला, अरे भाई, डर क्यों रहा है? ये देख, मेरे पास चाकू है, वहीं बरीपाल की मार्केट से खरीद लिया था। कोई रास्ते में आया तो इसी चाकू से उसका काम तमाम कर दूंगा। ये बोल मुन्ना एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में मोबाइल टॉर्च पकड़े मुझसे एक कदम आगे चलने लगा, मानो मेरी रक्षा कर रहा हो। खैर, चलते चलते हमने करीब 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था और दूर से ही हमारा गांव हमको दिखने लगा था कि मुझे कुछ दूर आगे किसी को हमारी तरफ आते देखा। अंधेरा होने की वजह से पहले तो हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल की टॉर्च दिखा आगे बढ़े तो मैंने देखा कि कोई औरत थी जिसने सर से लेके पांव तक सफेद साड़ी पहन रखी थी। मैंने सोचा गांव में ही रहने वाली कोई विधवा होगी जो इस समय टॉयलेट करने के लिए बाहर निकली है। लेकिन मेरी रूह तब कांप गई जब अचानक से वो औरत हवा में गायब हो गई और दूसरे ही पल वो मुन्ना के ठीक बगल में सड़क पे बैठी रोती हुई दिखाई दी। उसका पूरा चेहरा उसकी सफेद साड़ी से ढका हुआ था। मेरी चीख निकल गई और मैं भागने लगा। मुझे ऐसे भागता देख मुन्ना ने मुझे आवाज लगाई, ए पिंटू, क्या हुआ? कहां भागे जा रहा है बे? और उसका इतना कहना था कि उस सफेद साड़ी वाली औरत ने उसका पैर पकड़ लिया। उस औरत को देख मुन्ना की चीख निकल गई और अपने पैर को छुड़ा के वो जोर से मेरी तरफ भागा। मुन्ना भागते हुए मुझसे चीखते हुए बोला, पिंटू भाग। भागते भागते मैंने पीछे पलट के देखा तो वो सफेद साड़ी वाली औरत हमारी तरफ ही आ रही थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही हो। हम बेतहाशा भागते रहे। भागते भागते मेरी सांसें उखड़ने लगी। वो तो हमारी शायद किस्मत अच्छी थी कि हमारे गांव के मुख्य द्वार पर हमको गांव के कुछ लोग बैठे दिखे। हम दौड़ते हुए सीधा उनके पास गए। मुन्ना तो वहां पहुंचने के साथ ही गिर पड़ा। हमको ऐसा देख गांव वालों ने पहले तो मुन्ना को उठा के साइड में बैठाया और मुझे भी सहारा देते हुए वहां जल रही लकड़ियों के पास बैठा दिया। मैं सर से लेके पांव तक एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मुन्ना तो लगभग बेहोशी हो चुका था। थोड़ी देर बीत जाने पर जब मैंने अपने डर और बढ़ी हुई धड़कनों पर काबू पाया तो गांव वालों को हमारे साथ घटी सारी बात बता दी। उन्होंने भी उस रोड पर
देर रात किसी औरत को सफेद साड़ी में घूमते हुए देखा था और इसीलिए गांव में देर रात उस तरफ जाने की मनाही थी। थोड़ी देर बाद उन गांव वालों ने मुझे और मुन्ना को हमारे घर तक छोड़ दिया। जब हमारे घर वालों को हमारे साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो पहले वो सब बहुत नाराज हुए, लेकिन हमको सही सलामत पाके उनको भी सुकून था। मुन्ना को तो उसी रात बहुत तेज बुखार आ गया था और गांव के ही एक भगत जी को दिखाने के बाद मुन्ना का बुखार 3 दिनों बाद उतरा। आज मैं गुजरात में रहता हूं, लेकिन अपने गांव जब भी जाता हूं तो रात में कहीं नहीं जाता। क्या आपके गांव या कस्बे में भी कोई सफेद लिबास वाली औरत या प्रेत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी पिंटू की कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी की ओर, जो लिख भेजी है अश्विन जी ने उरई, जलौन, उत्तर प्रदेश से। बस धू धू करके चल रही थी। कुछ लोग खिड़की से शीशा तोड़ के निकलने की कोशिश में उसी में फंस गए। चारों तरफ बस चीख और पुकार सुनाई दे रही थी। मेरा नाम अश्विन है और मैं आज आपको इत्र यानी परफ्यूम की नगरी कन्नौज से जयपुर जाने वाली जीटी रोड का वो दर्दनाक किस्सा बताने जा रहा हूं, जिसे सोच के आज भी मेरी रूह कांप जाती है। और साथ ही आपको ऐसी सड़क के बारे में बताने जा रहा हूं जो इंसानों का खून मांगती है। 10 जनवरी साल 2020 की रात मैं अपने चाचा जी के घर केलोई गांव, जो छिबरामऊ कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां गया था। दिन भर अपने चचेरे भाई विकास के साथ मौज मस्ती और रात का खाना खाने के बाद हम घर की छत पे बने कमरे में सोने चले गए। मैं कच्ची नींद में था कि अचानक से एक जोर की आवाज से मेरे और मेरे भाई की नींद टूट गई। हमको लगा कि मोहल्ले में किसी के बीच झगड़ा हुआ है, तो हम उसे देखने के लिए कमरे से बाहर छत पे आ गए। मैं नीचे गली में झांकने लगा कि तभी विकास ने मेरे कंधे को पकड़ घुमाते हुए दूसरी तरफ देखने को कहा। हमने देखा कि हाईवे पर आग का बड़ा सा बादल दिख रहा है। हम समझ गए कि जरूर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। हाईवे हमारे गांव से महज 500 मीटर दूर है और सर्दियों की रात होने की वजह से लोगों की चीख पुकार और अफरा तफरी की आवाजें हमारे गांव तक सुनाई दे रही थी। मैंने और विकास ने फैसला किया कि हाईवे पे चल के देखते हैं कि असल में हुआ क्या है। इतनी देर में चाचा जी और गांव के और लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मैं, विकास और चाचा जी बाइक से हाईवे पहुंचे और वहां जाके जो मंजर हमने देखा उसको देख के लग रहा था कि मानो यहीं धरती पर ही नर्क की आग देख रहे हों। एक स्लीपर बस ट्रक से जा भिड़ी थी और किसी आग के गोले की तरह धू धू करके चल रही थी। कुछ लोग खिड़की का शीशा तोड़ के निकलने की कोशिश में उसी में फंस गए। कुछ 20-25 लोग तो समय रहते बस से किसी तरह से बाहर निकल आए थे, लेकिन करीब 20 लोग, जिनमें मर्द, औरत, बूढ़े और बच्चे भी थे, उस बस के अंदर ही फंस के रह गए और भीषण आग ने उनको अपने अंदर लील लिया। बस के अंदर जलते हुए और मदद के लिए चीखती वो आवाजें किसी भी पत्थर दिल को भी पिघला दें। गांव वालों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कुछ देर बाद जब फायर ब्रिगेड आई तो तब जाके बड़ी मशक्कतों के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, वो आग इतनी तेज थी कि आग बुझाने के बाद जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने लोगों की बॉडी तलाशने के लिए बस के अंदर की जांच की तो उनको सिर्फ हर तरफ राख और हड्डियों के कुछ टुकड़े ही मिले। कहते हैं कि बस ड्राइवर पहले ही बस से कूद के भाग गया था और बस में गैर कानूनी तरीके से कोई ज्वलनशील पदार्थ भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से इतनी भीषण आग लगी थी।
एक्सीडेंट के शायद 2 दिन बाद हाईवे को खाली करने के लिए उस बस और ट्रक को रोड से दूसरी साइड में नीचे की तरफ क्रेन की मदद से खड़ा करवा दिया गया। किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। उस हादसे के बाद लगभग हर शुक्रवार को हाईवे पे जहां उस बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उसी जगह पे या कुछ 100 मीटर के दायरे में एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। पहले एक बोलेरो और ट्रक के बीच एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 11 लोगों की जान चली गई। फिर एक वैन जो बैराकपुर जा रही थी, वो एक लोडर से, जिसमें भी कई लोगों की मृत्यु हो गई। एक के बाद एक ठीक उसी जगह पे इतने एक्सीडेंट्स होना गेलोई गांव के साथ साथ आसपास के गांव और कन्नौज के लोगों के बीच डर पैदा कर गया। लोगों ने डर के मारे हाईवे छोड़ गांव के अंदर से जाना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा कब तक चलता। फिर गांव के पंडित जी से बात करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि उस बस और ट्रक हादसे में मृत लोगों की डेड बॉडी या अस्थियां ना मिल पाने के कारण उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है, वो वहीं फंस के रह गई हैं। उन आत्माओं की शांति के लिए सबने हवन कराने पे सहमति बनाई और हुआ भी ऐसा। कानपुर और आसपास के गांव से कई जाने माने पंडितों को बुला के एक्सीडेंट वाली जगह पे एक बड़ा सा हवन करवाया गया। हवन करवाने के बाद से उस रोड पर एक्सीडेंट होना लगभग बंद हो गया, लेकिन आज भी कभी कभी उस जगह पे शुक्रवार की रात एक्सीडेंट होने की घटना सुनाई दी जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप में से कईयों को इस घटना के बारे में पता होगा। अगर आप में से कोई भी गेलोई गांव का है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो ये थी उरई से अश्विन जी की कहानी। वाकई में जिस एक्सीडेंट का जिक्र उन्होंने किया है वो बेहद ही दिल दहला देने वाला है। हम सिर्फ उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और साथ ही उस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के घर परिवार वालों के लिए भी। आप सुन रहे थे हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी हॉरर, क्राइम और सस्पेंस से जुड़ी कोई कहानियां, अनुभव हो तो लिख भेजिए हमको अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।